92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी 3 पड़ाव, और इसको लिखा है सम्राट चक्रवर्ती ने। झटके से ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी। कलाई की घड़ी दिन के 9:30 बजा रही थी। वो बोला 2-3 मिनट। मैं वापस अपनी जगह पे बैठ गया। मुझे कानपुर जाना था। स्वामी दयानंद यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया गया था, मीडिया के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं पर बोलने के लिए। 10 साल पहले मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। यहीं से हिंदी लिटरेचर में एमए करने के बाद बंबई चला गया था। गया तो था अपनी नॉवेल छपवाने, पर आजकल जीवन में खुश रहने के तरीकों पे आर्टिकल लिखता हूँ। अभी पिछले हफ्ते एक आध पत्रिकाओं और अखबारों में मेरे आर्टिकल्स देखकर आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सिन्हा ने मुझको एक चिट्ठी भेजी। प्रिय संतोष, आर्ट्स फैकल्टी को तुम्हारी उपलब्धियों पे गर्व है। अगर तुम अपना महत्वपूर्ण अनुभव यहाँ के विद्यार्थियों के साथ वगैरह वगैरह, अगर उनको पता होता कि मेरी उपलब्धि मुंबई के अंधेरी नाम के इलाके में एक 8x10 के कमरे के 1/3 हिस्से तक सीमित है तो शायद मुझको न बुलाते। खैर, इन दिनों मैं बंबई से अपनी जड़ें समेटकर अपने शहर रुद्रपुर लौटने की तैयारी में था, सो मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। माँ ने कहा था रिजर्वेशन करवा ले, वो लोग आने जाने का किराया तो दे ही रहे हैं। मैंने सोचा 6-7 घंटे का सफर है, लोकल से चला जाऊंगा तो थोड़े पैसे बच जाएंगे। 6:30 बजे की लोकल मिल गई जो आधे रास्ते तक जाती थी। वहां से आगे की कनेक्टिंग गाड़ी ले लूंगा, ये सोच के टिकट ले ली। अब पिछले 20 मिनट से ट्रेन इसी स्टेशन पे रुकी हुई है, चांद हाटी। पहली बार स्टेशन का नाम सुन के ही मन अच्छा हो गया था। मानो अलग अलग तरह के चांद बिकते हुए यहाँ, जैसे आधे पूरे सफेद सलेटी चांदों की सेल लगी हो। पर अब मन उचट रहा है, भूख भी लगी है। एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में खाली बोतल पकड़े मैं गाड़ी से उतर गया। एक बूढ़ा सा आदमी चापाकल हाँक रहा था। उसकी बाल्टी भरने को थी। मैंने नल के आगे बोतल लगा दी। वो बूढ़ा आदमी मुझको देखे जा रहा था। मुझको थोड़ा अजीब लगा। तभी वो बोल उठा, हमको नहीं पहचाने बाबू? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैंने 50-55 के उस झुर्रीदार चेहरे को याद करने की कोशिश की। बोतल भर के पानी छलकने लगा तो मुझे होश आया। चापाकल की ढेकली पे उसके हाथ रुक गए। वो अभी जाने किस उम्मीद से मुझे देख रहा था, शायद पैसे मांगेगा। मैं बड़बड़ाया, ठीक से याद नहीं तुम? उस आदमी को जैसे मेरी दुविधा पे हंसी आ गई और तभी मेरे मुंह से निकला, अंडा महाराज। 10-12 साल पहले की उसकी पोपली हंसी जैसी की तैसी थी। उसने जोर से गर्दन हिला के जताई अपनी खुशी। हमारे यूनिवर्सिटी हॉस्टल के मेस में खाना बनाने वाले को महाराज कहने का चलन था। पूरे तिलक हॉस्टल में इनके हाथ की अंडा करी फेमस थी, बस इसीलिए अंडा महाराज। मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? सेशन तो अभी चालू है। हम यहीं रहते हैं, चांद हाटी में। हमको तो हॉस्टल से निकाल दिया ना। क्यों? मैं पूछ बैठा। सामाजिक समीकरण के हिसाब से जैसे ऊपर वाले तबके का हक है नीचे वाले की जिंदगी के बारे में जानना और नीचे वाले का फर्ज है बताना, वैसे ही महाराज भी शुरू हो गया। अरे अब तो बड़े लोगन के यूनियन है ना। कह दिया कि नीचे जात वाले खाना नहीं बना सकते। बस हमको भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। अब का इधर ब्याह लायक दूठो लड़की घर पे बिठाए रखे हैं, उधर लड़का एकदम निकम्मा जुआरी। अब का बताएं बाबू। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, आजकल कहाँ हो बाबू? फिर मुंबई सुनते ही बोले, वाह वाह, भगवान आपको और तरक्की दे। आज भी देश के एक हिस्से के लिए बंबई सपनों का एक असली शहर है, जहाँ सब कामयाब हैं, सब अमीर। थोड़ा सा एक खा लो बाबू, भूख लगी होगी। यह कह के महाराज ने मेरे सामने अखबार में लिपटी 2 रोटी, अचार और प्याज का एक टुकड़ा रख दिया। एक दिन मेस के खाने में तिलचट्टा मरा मिला था तो हम सब ने अंडा महाराज को खूब गरियाया था। मेस मैनेजर जाधव ने तो एक हाथ भी लगा दिया था।
यहीं स्टेशन के पीछे समोसा कचौड़ी का एक ठो गुमटी खोल दिए हैं। आज कमाई भी ठीक हुआ। महाराज पानी बढ़ाते हुए मुस्कुराए। गुमटी की ओर चलते हुए मैंने कई बार बटुआ निकालने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। महाराज अचानक बोल पड़े, चलो बाबू थोड़ा गांव घुमा दें आपको। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरा सूटकेस महाराज की गुमटी में रह गया था। अंदर उमस इतनी थी कि लगभग आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे उतर आई थी। कोई वहीं बैठा मूंगफली चबा रहा था, तो कोई चाय वाले के पीछे पीछे दूर निकल गया था। गाड़ी की सीटी सुनते ही सब अपने अपने डब्बों की ओर भागने लगे। मैंने बगल में देखा तो महाराज गायब। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मुझे लगा ट्रेन अब छूट ही गई समझो। तभी महाराज दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में मेरा सूटकेस दिखा। ट्रेन चल पड़ी थी। सूटकेस उनके हाथ से लगभग छीन के मैं ट्रेन के पीछे भागा। पीछे से महाराज की आवाज आ रही थी, ध्यान से बाबू, अगली बार आपको गांव जरूर घुमाएंगे। किसी तरह लपक के मैं आखिरी डब्बे में चढ़ गया। दरवाजे से झुक के देखा, एक हाथ से घुटने की टेक लिए महाराज बुरी तरह हाँफ रहे थे, पर उनकी आंखें मुझ पे थीं और दूसरा हाथ हवा में लहरा के मुझको अलविदा कह रहा था। दरवाजे पे खड़े खड़े मैंने अपना सूटकेस चेक किया। कुछ गायब तो नहीं हुआ। और तभी एक पोपली सी हंसी मेरी आंखों में तैर गई, जैसे किसी ने जोर का तमाचा चढ़ दिया हो मेरे गालों पे। इतना नीच, इतना छोटा मैंने जिंदगी में कम ही महसूस किया था। काश कुछ रुपए जबरदस्ती उनकी मुट्ठी में खोस आता। सामने घिसे हुए शीशे में मेरी परछाई भी कुछ पुरानी लग रही थी। शायद मैं बदल गया हूं। बदलने में इंसान हमेशा कुछ खो देता है, इसीलिए मैं बदलाव से डरता हूं। ट्रेन 1 घंटे लेट याद शहर स्टेशन पहुंची। कानपुर के लिए कनेक्टिंग ट्रेन मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मिलनी थी। तेज कदमों से चलते हुए मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच तो गया, पर एक कुली ने बताया कि गाड़ी तो 5 मिनट पहले ही निकल गई। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं इंक्वायरी की ओर बढ़ा। पता चला कानपुर के लिए अगली ट्रेन रात को 9:30 बजे चलती थी। यानी अगले 5 घंटे मुझको जनरल वेटिंग रूम में ही बिताने थे। माँ को फोन लगाया। सोचा था सब कुछ सुनते ही कहेगी, बोला था ना रिजर्वेशन करा ले। लेकिन उसका पहला सवाल था, खाना खाया? फिर बोली, सरिता याद है? कौन? मैंने पूछा। अरे तेरी मीठी बुआ। ये नाम सुनते ही मेरे बचपन का कुछ हिस्सा यकायक ताजा हो गया। 2 भौहों के बीच में महीन बिंदी सा एक तिल और एक तारा जो उनकी नाक पे नथ बन के जड़ा रहता था। तू सुन रहा है? माँ की आवाज आई। मीठी बुआ का ससुराल तो याद शहर में ही है ना, उनसे मिला? क्या कह रही हो? मैंने माँ से कहा। 10-15 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे अचानक कैसे चला जाऊं? वैसे भी पता ठिकाना कुछ याद है? माँ ने याद करने की कोशिश की। अरे घड़ी वाला कौन सा मीनार था? मैंने कहा, क्वींस क्लॉक। हाँ हाँ, उसी के पीछे सफेद हवेली तो है उनकी। कुछ साल पहले तो तू गया था। कुछ साल? माँ, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। खैर, मैंने फोन रखा, स्टेशन से निकला और एक रिक्शे वाले को हाथ दिखाया। सुनो भैया, क्वींस क्लॉक चलोगे? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मीठी बुआ मेरी अपनी बुआ नहीं थी। रुद्रपुर में वो लोग हमारे सामने वाले मकान में रहते थे। जब मैं 4 साल का था तो वो शादी करके याद शहर चली गई थी। उनकी एक बात अब भी मुझे याद है, यही कि दिन भर बक बक करती रहती थी मीठी बुआ। मैं रिक्शे पे बैठ के चला जा रहा हूँ। इस शहर की गलियां, चौराहे मुझे अपने नहीं लगते। यहाँ की सड़कों की धूल मेरी चौखट पे नहीं जमती। यहाँ का पानी शायद मुझको कभी रास नहीं आया। इन 13-14 सालों में ये शहर बिल्कुल नहीं बदला। शायद मैं भी नहीं बदला। क्वींस क्लॉक पे कहाँ जाना है बाबूजी? रिक्शे वाले ने पूछा। वो सामने सफेद हवेली। कहते कहते मैं रुक गया। जर्द, जर्जर उस पत्थर के ढांचे को अब शायद ही कोई हवेली कहता होगा।
वक्त की दीमक बड़ी तेजी से चाट गई थी इस परिवार की समृद्धि को। मुझे हवेली के गेट से उतरते देख एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए आई। वही गंदी सी साड़ी, वही ऐनक। शादी के अगले दिन से ये औरत मीठी बुआ के साथ साए की तरह बनी हुई है। मैंने कहा, अम्मा पहचाना? उसने होंठ उलट के ना में सर हिला दिया। संतोष, अम्मा हरीश का लड़का, मैंने याद दिलाया। उसके चेहरे पे मुस्कान खिल गई। संतोष बाबा, कितना बड़ा हो गया। 32 की उम्र में भी सुनने में बुरा नहीं लगा, कितना बड़ा हो गया। अम्मा मुझे अंदर ले जाते हुए बोली, बहुरिया की तबीयत ठीक नहीं है, शायद तुमको ना पहचाने। उसने मीठी बुआ के कमरे का पर्दा हटाया। देखो बहुरिया, कौन आया है। दिल से जैसे एक धड़कन छूट गई। मेरे कदम दरवाजे पे ही रुक गए। क्या ये वही है जिसके पीछे जाने कितने लड़के पतंगे की तरह जल गए? मेरे सामने सफेद साड़ी में लिपटी पलंग पे टेक लगाए जो औरत बैठी है, उसकी भौहों के बीच एक महीन तिल क्या अब भी बाकी है? बरामदे की मंद रोशनी में मीठी बुआ मुझको देख नहीं पा रही थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। अम्मा बोली, तुम्हारे फूफा जी सामने वाली कोठी में रहते हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मैं अम्मा की तरफ मुड़ा। उनकी आंखें नम थीं। 10 साल पहले फूफा जी दूसरी शादी करके अलग हो गए थे। उस बीवी से उनको एक लड़का हुआ। अब उन्हीं के साथ वो सामने वाली कोठी में रहते हैं और बुआ को हर महीने 2000 रुपए भिजवा देते हैं। बांझ होने की सजा दी है बाबू ने, अम्मा भर्राई आवाज में बोली। बहुरिया अब बोल नहीं पाती है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बरसों के अकेलेपन ने बुआ को बीमार कर दिया। जो 1 मिनट चुप नहीं बैठ पाती थी, साल दर साल रिश्तों के काल में उसके शब्द सूखने लगे और एक दिन वो गूंगी हो गई। मैंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और जी पक्का करके अंदर दाखिल हुआ। मैंने फर्जी हंसी के साथ कहा, कैसी हो मीठी बुआ, पहचाना? गड्ढों में धसी आंखें कुछ देर तक मुझको एकटक देखती रहीं। फिर मेरे चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसके होंठ एक फीकी सी हंसी में फैल गए। कांपती पलकों में बादलों का ढेर लगने लगा था। बुआ ने सामने पड़ा पैड कलम उठा के आड़े तिरछे अक्षरों से लिखा, हरीशता कैसे हैं? मैंने कहा, पापा को गुजरे 8 साल हो चुके हैं। बुआ की नजरें दीवार पे फड़फड़ाते कैलेंडर पे बंद गईं। उस कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। मैं बाहर आ गया। मीठी बुआ और मेरे पापा का एक दूसरे से जी लग गया था, पर पापा की कहीं और शादी तय कर दी गई थी। मेरी माँ को शुरू में काफ़ी परेशानी होती थी अपने ससुराल के तौर तरीकों को समझने में। वहाँ का खान पान, भाषा, सब कुछ उनके वहाँ से थोड़ा अलग था। उस वक्त मीठी बुआ माँ के साथ रह के उनको एक एक चीज़ बताती, समझाती, उनका हाथ बटाती। मीठी बुआ उन दिनों माँ की इकलौती सहेली होती थी। फिर एक दिन मीठी बुआ का हमारे घर आना बंद हो गया। माँ पापा के बीच बातचीत भी कम हो गई। जिस दिन मीठी बुआ की शादी तय होने की खबर आई, माँ ने 101 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। शादी के बाद बुआ रुद्रपुर आती तो कभी कभार हमारे यहाँ भी आना होता। हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आती थी, पर माँ के साथ उनका रिश्ता कभी सहज नहीं हो पाया। उस खंडहर का चक्कर लगा के लौटा तो मीठी बुआ पैड हाथ में पकड़े मेरी राह देख रही थी। लिखा था, तेरी माँ कैसी हैं? मैंने कहा, ठीक है, उसी ने कहा तुमसे मिलने आऊं। तभी अम्मा एक प्लेट में पराठे सब्जी लेके आ गई। कुछ दिन रुकोगे ना? नहीं अम्मा, शाम की गाड़ी से कानपुर निकलना है, अगली बार कह के अम्मा हंस पड़ी। जाते जाते मैंने बुआ से कहा, जानती हो बुआ, बचपन में मुझे लगता था तुम नाक में सचमुच का तारा पहनती हो। बोझिल
बेसबर बादल झरझर बरसने लगे। मीठी बुआ शायद कुछ कहना चाह रही थी। उसकी मुट्ठी में एक पर्चा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शायद खिड़की से आती गर्म हवा से मेरी आंखें जलने लगीं। मैं कानपुर की ट्रेन में बैठा था। जेब में माँ के नाम एक खत था। मीठी बुआ ने लिखा था, ये सच है कि मैं हरीश को चाहती थी, पर तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ किया वो छल नहीं था। उस परिवार ने मेरे साथ जो बर्ताव किया उसका मुझको दुख नहीं, बस एक सहेली खोने का अफसोस है। तुम्हारा दिल दुखाया, माफ करना। तुम्हारी सरिता। लगा उस खंडहर की महक इस चिट्ठी में कैद थी। क्या जिया होगा उस औरत ने। एक प्यार करके छोड़ गया, दूसरा शादी करके अलग हो गया। कानपुर स्टेशन पर खुद प्रोफेसर सिन्हा मुझको रिसीव करने आए। पीठ थपथपा के बोले, गेस्ट हाउस में तुम्हारे लिए वीआईपी रूम बुक्ड है। पर मैं अंदर से वीआईपी नहीं, बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा था। मैंने कहा, नहीं सर, मेरा कज़न है अमित, तिलक हॉस्टल में रहता है, आप मुझे वहीं ड्रॉप कर दीजिए। हॉस्टल बिल्डिंग में घुसते ही कॉलेज लाइफ के दिन जिंदा हो गए। वही कॉमन रूम, वही मेस, वही बरामदा जहां फर्स्ट ईयर वालों की परेड लगवाई जाती थी, वही वार्डन का कमरा। यहां सब कुछ वैसा ही था, सिवाय मेरे। मैं बदल गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे सेमिनार शुरू हुआ। कुछ इधर उधर की औपचारिकताओं के बाद मुझे छात्रों को संबोधित करने के लिए कहा गया। मैंने प्रोफेसर सिन्हा से धीरे से कहा, सर, मैं ऐसे पोडियम से माइक से नहीं बोल पाऊंगा, अभी उस लायक नहीं हुआ हूं। क्या मैं स्टूडेंट्स के बीच बैठ के उनसे बात कर सकता हूं? प्रोफेसर सिन्हा मुस्कुराए और बोले, तुम बंबई वाले बड़े फिल्मी हो। पता नहीं उन स्टूडेंट्स को मैं कुछ दे पाया कि नहीं, पर उन्होंने मुझे मेरे कल से मिलवा दिया। फिर से खुद पे भरोसा करने का दिल कर रहा था। जाते जाते प्रोफेसर सिन्हा ने कहा, दोबारा बुलाऊंगा तो आओगे? जरूर आऊंगा सर, और इस बार अपने नॉवेल की पब्लिश्ड कॉपी लेके आऊंगा, मैंने कहा। 5 बजे मैं याद शहर पहुंचा। किसी तरह एक टैक्सी वाले को राजी कराया 2000 में रुद्रपुर छोड़ने को। फिर एक नंबर डायल किया। बंद आंखों से अलमारी के बगल वाली मेज पे रखे काले टेलीफोन को बजते देखा मैंने। मीठी बुआ की हवेली में अम्मा ने फोन उठाया। अम्मा, मैं संतोष, जल्दी से मीठी बुआ का सारा सामान मान दे। हाँ, मैं 15 मिनट में गाड़ी लेके पहुंच रहा हूँ, बाकी बातें आके करता हूँ। कॉल वेटिंग पे माँ का नंबर आ रहा था। मैंने फोन उठा के कहा, माँ, तुम्हारी एक पुरानी सहेली को साथ ला रहा हूँ, अब दोनों मिलके ढूंढना मेरे लिए लड़की, ठीक है? बस इतनी सी थी ये कहानी। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, लौटूंगा थोड़ी सी देर में। कुछ और बातें बाकी हैं आपसे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। यादों में खो जाओ, लाइफ बनाओ।